वेलकम टू मेंटोरा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक होगा मूल अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद में दे रखा है 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। सबसे पहला देखते हैं, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध। ये अनुच्छेद 23 में बात करी गई है। प्रावधान क्या है? मानव दुर्व्यापार, व्यवहार, इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम पर प्रतिबंधित ये करता है। अनुच्छेद 23 में कहा कि किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम न कराया जाए, बेगार बिना मजदूरी दिए काम नहीं कराया जा सकता है, या मानव दुर्व्यापार भी नहीं किया जा सकता। ये इसमें क्या हो जाएगा, और फोर्स्ड लेबर को भी रोका गया। तो ये अनुच्छेद 23 में बात करी। इसको विस्तार से हम देखेंगे तो ये होगा कि ये नागरिक और ये गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। नागरिक यानी भारत में रहने वाले व्यक्ति जो भारत के नागरिक है उनको, और गैर नागरिक जो विदेशी, उन दोनों को ही ये प्राप्त होता है। ये राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ में सुरक्षा देता है। वैसे सामान्यतः मूल अधिकार होते हैं वो किनके विरुद्ध में होते हैं? राज्यों के विरुद्ध में। लेकिन ये अनुच्छेद निजी व्यक्तियों के भी खिलाफ है और राज्य के भी खिलाफ है। निजी व्यक्तियों को भी रोकता है और राज्य को भी रोकता है। शब्दावली का अर्थ देखते हैं तो उसमें क्या होगा कि मानव दुर्व्यापार है, उसमें क्या पुरुष है, महिला है, बच्चों की वस्तुओं की तरफ खरीद बिक्री नहीं हो सकती, या वेश्यावृत्ति या देवदासी, दास प्रथा, इन सब पे क्या लगाता है? रोक लगाता है। तो उसमें मानव दुर्व्यापार में एक शब्द के अंदर कौन कौन आता है? महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों की वस्तुओं की तरफ खरीद बिक्री करना, वेश्यावृत्ति करना, देवदासी प्रथा और दास प्रथा, इनको रोक लगाने का काम करता है। और बेगार में क्या आता है कि बिना परिश्रमिक या बिना पैसे के काम करवाना किसी व्यक्ति से, तो वो बेगार में आता है। तो ये बेगार पे भी रोक लगाता है। और बलात् श्रम पे क्या है कि इच्छा के विरुद्ध काम कराना। किसी व्यक्ति की काम करने की इच्छा नहीं है, उस काम को करने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती काम करवाना, उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, ये बलात् श्रम में आता है। इसमें केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं आती है, तो आर्थिक विवशता भी, यानी जैसे न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना भी शामिल है। ये बात करी कि इसमें बलात् श्रम के अंदर फोर्स्ड लेबर के अंदर सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं आती, यानी शरीर से काम हुआ है, कोई बात काम है वो ही नहीं आता, इसमें आर्थिक व्यवस्था भी आती, जैसे कि न्यूनतम यानी कम से कम काम पैसे दे के काम करवाना, उस पे भी रोक लगाता है। इसका एक्सेप्शन क्या हो सकता है, अपवाद में देखते हैं। सामान्य सार्वजनिक उद्देश्य जैसे कि सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है राज्य, ये राज्य कर सकता है। इसके लिए वह पैसे देने को बाध्य नहीं है, लेकिन इसमें धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई राज्य ऐसी कोई सामाजिक सेवा या सैन्य सेवा में काम करवाना चाहता है बिना पैसे दिए, तो उसमें धर्म है, जाति या वर्ग, इन आधार पे क्या भेदभाव राज्य नहीं करेगा। वो किसी भी जाति का हो, चाहे धर्म का हो या वर्ग का हो, उसे काम करवाया जा सकता है बिना पैसे दिए। ये किस लिए करवाया जाता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। ये कौन करेगा? राज्य करेगा। तो इसलिए राज्य बाध्य नहीं है क्या देने के लिए? वो पैसे देने के लिए। कोई ऐसा काम होगा जो सैन्य सेवा का हो, सामाजिक सेवा का हो, तो राज्य करवा सकता है, लेकिन इसमें वो धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरी बात इसमें करिए कि कारखानों और बालकों के नियोजन पर निषेध दिया। कारखानों के अंदर बालकों के नियोजन पर निषेध है, वो अनुच्छेद 24 में बात करी। जैसे इसमें क्या क्या, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री ही, खान यानी माइंस, अन्य फ्री संकटमय गतिविधियों, जैसे क्या होगा, निर्माण कार्य हो सकता है, रेलवे में कोई काम हो सकते हैं, में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई काम जो हैजार्डस है, उसमें बालकों के यानी बच्चों के लिए, बच्चे कौन से? जो 14 वर्ष से कम आयु के, उनको रोका गया है, उनमें कोई काम, उनको काम पर नहीं लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 24 में बात करी। प्रतिबंध किसी निर्दोष या गैर हानिकारक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। ये प्रतिबंध किसी निर्दोष है या गैर हानिकारक कार्यों में नियोजन को नहीं रोका जा सकता है। मतलब ये प्रतिबंध किस पे लगाया गया? फैक्ट्रियों पे लगाया, माइंस पे लगाया, और अन्य परिसंकटमय फैक्ट्रीज या कार्य है, गतिविधियां, उन पे रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 में बात करी गई है। और ये किनको संरक्षण देता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। कानून में इसमें कानून बना के लागू किया गया, तो कानून कौन कौन से बनाए वो देखते हैं। बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कानून है यही।
कौन सा है? 1986 का कानून है। क्या लगाया? बाल श्रम प्रतिच्छेद नियमन अधिनियम कानून है 1986 का। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, इसके तहत में क्या बनाया? राष्ट्रीय और राज्य आयोगों की भी स्थापना की गई। किसके तहत में राष्ट्रीय और राज्य आयोगों की स्थापना की गई? बालक अधिकार संरक्षण आयोग के। ये 2005 में बना था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? 1996 का केस है कि कोर्ट ने बाल श्रम पुनर्निवास कल्याण कोष की भी स्थापना करने का निर्देश दिया था कि बाल श्रम पुनर्निवास कल्याण कोष का निर्माण किया जाए या स्थापना की जाए। बालकों को नियोजित करने वाले नियोक्ताओं पर, नियोक्ता यानी मतलब काम पे रखने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपए प्रति बालक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर बालकों को नियोजित किया जाए और उसमें बात नियोक्ताओं कितना लगेगा? 20,000 रुपए का जुर्माना। तो इसलिए बालकों को नियोजित मतलब प्रतिबंधित किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को प्रतिबंधित है। बाल श्रम पे देखते हैं। बाल श्रम संशोधन किया अधिनियम 2016 में। ये बाल श्रम कानून है, इसमें ये 1986 में आया था और 2016 में इसमें क्या किया? संशोधन, बदलाव क्या किया गया? 1986 के अधिनियम का नाम बदलकर बाल किशोर श्रम, बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम कर दिया गया। पहले इसका नाम था बाल श्रम प्रतिच्छेद नियमन था अधिनियम 1986 था। अब इसका नाम करके बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम कर दिया गया। सख्त नियम क्या है? 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम करने में पूर्ण रोका गया है। जैसे घर का कोई काम भी है, घरेलू काम है, घर में भी कोई ऐसा डेंजरस काम है, हैजार्डस काम है, तो उसको भी रोका गया। उसमें घरेलू कामों में भी बच्चे को रोका गया। कौन सा बच्चा? 14 वर्ष से कम आयु की। 14 से 18 वर्ष का कोई किशोर है, उन्हें केवल खतरनाक व्यवसायों जैसे खान हो सकता है, विस्फोटक हो सकता है, उसमें काम करने से रोका गया। इसमें घरेलू काम की बात नहीं की गई। घरेलू काम है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। 14 से 18 वर्ष का कोई किशोर है तो उसे खतरनाक व्यवसाय में काम करने से रोका गया। सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया है। उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। अब आगे अनुच्छेद 25, इसमें क्या है? धर्म की स्वतंत्रता की बात है। ये व्यक्तियों, नागरिक और विदेशी दोनों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। व्यक्तियों को मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति में आता है नागरिक भी आ सकता है और गैर नागरिक भी आ सकता है, इसलिए व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25। तो इसका मतलब हुआ कि अनुच्छेद 25 है वो नागरिकों के लिए भी है और विदेशी नागरिकों के लिए भी, यानी गैर नागरिकों के लिए भी है। इसके 4 प्रावधान क्या क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता देखेंगे। अंतःकरण की स्वतंत्रता में क्या आएगा कि भगवान या ईश्वर के साथ अपने ढंग से संबंध बनाने की आंतरिक आजादी। अंतःकरण की मतलब इसमें 4 स्वतंत्रता ऐसे देखते हैं। 4 प्रावधान क्या है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, मानने का अधिकार है, तीसरा है कि आचरण का अधिकार है और चौथा प्रचार का अधिकार। कि व्यक्ति अंतःकरण की मतलब है कि ईश्वर के साथ में अपने हिसाब से संबंध बनाने की आजादी देता है। मानने का अधिकार में क्या होगा कि अपने विश्वास को सार्वजनिक रूप से घोषित करना। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास में आस्था में विश्वास रखता है, उसको सार्वजनिक रूप से भी घोषित कर सकता है। ये मानने का अधिकार हो गया। आचरण का अधिकार होगा कि पूजा है, परंपरा, समारोह करने की आजादी देता है, ये आचरण के अधिकार में आता है। प्रचार का अधिकार में क्या होगा? वो अपने धर्म के या सिद्धांतों को क्या करता है? दूसरों तक प्रचारित कर सकता है या दूसरों को समझा सकता है, ये होगा प्रचारण करने का अधिकार। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये धर्म की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 25 में दे रखी, जो कि व्यक्तियों को दे रखा है कि विदेशी व्यक्ति भी है, उसमें भारतीय नागरिक भी है। तो इनको 4 प्रावधान दिया कि अंतःकरण भी कर सकते हैं, वो मानने का अधिकार भी उनको है, आचरण भी कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। ऐसा समझते हैं अंतःकरण करा तो वो मानेगा, मानने के बाद वो आचरण करता है, आचरण करके उसको आगे प्रचारित भी कर सकता है। तो ऐसा हो गया। इसमें आगे चेतावनी दे रखी इसमें कि जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाता है। जबरन धर्मांतरण का अधिकार इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे व्यक्तियों की अंतःकरण की स्वतंत्रता का हनन करता है। किसी अन्य व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उसका क्या करता है? हनन करता है। इस पे रेस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है, राज्य इस पे रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाएगा कि वो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मूल अधिकारों के आधार पर राज्य रोक लगा सकता है। तो ये मूल अधिकार अनुच्छेद 25 है वो रेस्ट्रिक्टेड है या असीमित नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। राज्य की शक्ति इसमें क्या होगा कि ये कानून बनाकर धार्मिक आचरण से जुड़े आर्थिक या वित्तीय या राजनीतिक कार्यों का विनियमन भी कर सकता है।
राज्य क्या कर सकता है? आर्थिक कार्यों में, आर्थिक या वित्तीय राजनीतिक कार्यों का भी नियमन कर सकता है। दूसरे नंबर में क्या कर सकता है? समाज सुधार के लिए हिंदुओं की सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं जैसे मंदिरों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोल सकता है। ये राज्य कानून बना के कर सकता है। और दो महत्वपूर्ण व्याख्या क्या करिए कि कृपाण की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। इसमें कृपाण धारण कर सकते हैं, सिख कम्युनिटी वो कृपाण धारण कर सकता है और लेकर चल सकता है, वो सिख धर्म का क्या माना जाएगा? एक अंग माना जाएगा। हिंदुओं के संदर्भ में बात करें तो सिख, जैन और बौद्ध ये शामिल हो जाएंगे हिंदुओं के अंदर। हिंदुओं के अंदर कौन कौन माना जाएगा? सिख, जैन और बौद्ध, ये हिंदुओं के अंदर ही माना जाएगा। आगे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में बात करिए। धार्मिक कार्य कोई उसका प्रबंधन की क्या दे रखी है? स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 25 में व्यक्तियों के लिए दे रखा है। ये अनुच्छेद 25 दे रखा है किसके लिए? व्यक्तियों के लिए। वही अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों के लिए, मतलब अनुच्छेद 25 है वो व्यक्तियों के लिए और अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक संप्रदायों के लिए, यानी ग्रुप के लिए। तो उसे सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता भी कहा जा सकता है। अधिकार क्या होगा कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अधिकार है कि धार्मिक मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और उसे पोषण करना। कि धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं का निर्माण करना, स्थापना करना और उसे पोषित करना। धर्म विषयक कार्यों का क्या करना? प्रबंधन करना। और चल व अचल संपत्ति है उसका क्या करना? स्वामित्व अर्जन करना। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार ही प्रशासन करना होता है। ऐसी कोई संपत्ति है जो ग्रुप में है उसका क्या करना पड़ेगा? प्रशासन विधि के अनुसार ही होना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं कि अनुच्छेद 25 था वो व्यक्तियों के लिए था, अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक संप्रदाय यानी ग्रुप्स के लिए, रिलीजियस ग्रुप्स के लिए बात करी। और इसे सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता भी कहा जा सकता है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय है उनको क्या क्या अधिकार होगा कि धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और उसे पोषित करना। धर्म विषय कार्य है, धर्म के विषय में कार्य है उसका प्रबंधन करना। और चल अचल संपत्ति है उसका अर्जन करना, स्वामित्व कर रखना। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार ही प्रशासन किया जा सकता है। संप्रदाय कौन होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार में कहा है कि एक धार्मिक संप्रदाय के लिए 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें क्या होगी? संप्रदाय में कौन आएगा? तो उसमें कहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है उसमें कहा है कि धार्मिक संप्रदाय के लिए कितनी शर्तें? 3 शर्तें हैं। वो जो शर्तें पूरी करेगा वही उसमें क्या कहलाएगा? संप्रदाय। कि पहली शर्त है कि व्यक्तियों का समूह या जिनका समान विश्वास तंत्र है, एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। व्यक्तियों का समूह है जिनका एक बिलीफ सिस्टम है या एक समान विश्वास तंत्र है। दूसरी शर्त होगी एक सामान्य संगठन होना चाहिए वो। और तीसरी शर्त है कि विशिष्ट उसका एक विशिष्ट नाम हो, जैसे रामकृष्ण मिशन है, आनंद मार्ग है को हिंदू धर्म के अंदर एक संप्रदाय माना गया। तो ये था संप्रदाय कौन है। आगे कहा कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से मुक्ति। यह अनुच्छेद 27 में बात करिए कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए यानी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों से क्या कर रखी है? उसको मुक्ति रखी। कर नहीं देना होता है। सिद्धांत क्या दिया? राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसका उपयोग किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार या रख रखाव के लिए किया जाएगा। किसी भी राज्य व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिससे उसका उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार या रख रखाव के लिए किया जाए। ऐसा कोई कर नहीं देना होगा किसी व्यक्ति को। अर्थ क्या है कि राज्य कर के रूप में जमा जनता के पैसे को किसी एक धर्म पर खर्च नहीं कर सकता है। ये भारत की धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। भारत की धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है कि ये राज्य जनता के पैसे को किसी एक धर्म पर खर्च नहीं कर सकता। कर और शुल्क के बीच में क्या फर्क है? तो देखते हैं। राज्य है ना कर नहीं लगा सकता लेकिन शुल्क लगा सकता है। जैसे कि तीर्थ यात्रियों को विशेष सुविधा और सुरक्षा देने के लिए तीर्थ यात्रा शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन राज्य कर नहीं लगा सकता लेकिन शुल्क तो ले सकता है। शुल्क इसलिए कि उसे विशेष सुविधा दी जाए, उसकी सुरक्षा देने की बात है, इसलिए उसको तीर्थ यात्रा शुल्क लिया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित स्वतंत्रता रही है। अनुच्छेद 28 में बात करिए। ये अनुच्छेद 28 में कहा है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक निर्देशों के बारे में 4 श्रेणियां बना दी गई है। कैसे कि पूर्णतः राज्य पोषित हो सकता है, राज्य द्वारा प्रशासित या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा वित्त प्राप्त। ये 4 श्रेणियां किसमें आएगी? शिक्षण संस्थाओं की।
धार्मिक निर्देशों के बारे में। पहला देखते हैं पूर्णतः राज्य पोषित। यहाँ धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है कि पूर्णतः राज्य से पोषित कोई संस्था है, पूर्णतः राज्य पोषित शिक्षण संस्थान है, वहां पे धार्मिक शिक्षा को क्या किया, पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। ये पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर में क्या है कि राज्य के द्वारा प्रशासित है लेकिन ट्रस्ट या न्यास के तहत स्थापित है। यहाँ धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, जैसे कि मदरसा है, संस्कृत विद्यापीठ है, उनमें क्या दिया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, पर लेकिन राज्य के द्वारा ये क्या होंगे, प्रशासित राज्य के द्वारा ही होंगे। टीचर्स वगैरह जब प्रशासन होगा पूरा, वो किसके द्वारा होगा, राज्य के द्वारा। और राज्य द्वारा क्या होगी, मान्यता प्राप्त है। ये तीसरी संस्था है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। इसमें होगा धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक है। धार्मिक शिक्षा व्यक्ति के ऊपर छोड़ा गया है कि स्वैच्छिक है, सहमति जरूरी है, लेकिन किससे, पेरेंट्स से। राज्य द्वारा वित्त पोषित है। अगर कोई राज्य उस संस्था को वित्त देता है, वित्त प्रदान करता है, ये वित्त पोषित करता है, तो धार्मिक शिक्षा उसमें भी क्या है, स्वैच्छिक है। इसमें भी सहमति जरूरी है अभिभावकों से। अवयस्क के मामले में अभिभावक की सहमति अनिवार्य है। मतलब अवयस्क बच्चा कोई छोटा सा है तो उसके लिए अभिभावक की सहमति क्या है, अनिवार्य कर दी गई है। आगे अनुच्छेद 29 में कहा अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण। अधिकार क्या है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। किस किस को, ये माइनॉरिटीज को देता है कि बोली, उनकी बोली और भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार 29 देता है। प्रवेश का अधिकार क्या है, इसमें प्रवेश का अधिकार है राज्य द्वारा पोषित सहायता प्राप्त किसी संस्थान में धर्म, वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। कि अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण की बात कर रखा है, तो कि बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करता है। प्रवेश की बात करें तो राज्य द्वारा पोषित कोई सहायता संस्थान है, उसमें धर्म, वंश, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या विस्तार किया, तो इसमें केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है बल्कि बहुसंख्यकों नागरिकों के किसी भी अनुभाग के लिए भी उपलब्ध होगा। ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं होगा संस्थान, ये बहुसंख्यकों के लिए भी उपलब्ध है। भाषा की रक्षा के लिए आंदोलन करना इसमें शामिल है। मतलब आंदोलन अगर भाषा की रक्षा के लिए किया जा रहा है तो उसमें आंदोलन को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया अनुच्छेद 29 के अंदर, उसका मूल अधिकार। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कि अगर आंदोलन किया जा रहा है भाषा की रक्षा के लिए तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 30 में बात करी कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार किसमें दे रखा, अनुच्छेद 30 में। इसका लाभार्थी केवल अल्पसंख्यकों को ही रखा गया है कि धार्मिक या भाषाई के आधार पे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा सकती है। अल्पसंख्यक धार्मिक हो सकते हैं और भाषाई अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक की संविधान में कोई बात नहीं कर रखी है, तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इसमें धार्मिक और भाषाई दोनों ही अल्पसंख्यक शामिल होते हैं। अधिकार अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उसका प्रशासन का अधिकार देता है। संपत्ति का अधिकार है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो इतनी ही क्षतिपूर्ति देनी होगी कि उसका अधिकार ये बाधित न हो। ये अभी ये संपत्ति का अधिकार जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया यहाँ से। फिर आगे कहा है कि भेदभाव निषेध में क्या राज्य आर्थिक सहायता देते समय अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। महत्वपूर्ण नोट में देखिए, संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक संस्थान 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कि राज्य से मान्यता प्राप्त सहायता, केवल मान्यता प्राप्त है जो सहायता नहीं लेते हैं, और न तो मान्यता लेते हैं और न ही सहायता लेते हैं। तो ये राज्य से अल्पसंख्यक संस्थानों की 3 प्रकार है। पहला, राज्य से मान्यता लेते हैं वह सहायता भी लेते हैं। राज्य के नियमों यानी जिसमें पाठ्यक्रम, सफाई आदि का क्या होगा, पालन करेंगे। केवल मान्यता से प्राप्त है, केवल मान्यता प्राप्त है, उसकी सहायता राज्य से नहीं लेते हैं, तो उसमें शैक्षणिक मानकों का पालन तो करना होगा, लेकिन पाठ्यक्रम का शैक्षणिक मानक पाठ्यक्रम है उनको पालन करना होगा।
न तो मान्यता लेते और न ही सहायता। ऐसे संस्थान में क्या होगा, प्रशासन में स्वतंत्रता होगी, लेकिन सामान्य कानून जैसे श्रम कानून, टैक्स है, इन पर भी लागू होंगे। ये थे 3 प्रकार संस्था, अल्पसंख्यक संस्थानों के 3 प्रकार। इसमें एक मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस आता 2007 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 30 के तहत में अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों को स्पष्ट किया। कैसे कि कुप्रशासन का अधिकार है वो इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, कि प्रशासन के अधिकार का मतलब है कुप्रशासन का अधिकार नहीं हो सकता। उसमें प्रशासन का अधिकार दे रखा है, इसमें इसका मतलब ये नहीं होता है कि कुप्रशासन भी चले, तो कुप्रशासन का अधिकार शामिल नहीं होगा। उद्देश्य क्या है इसका, कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के साथ समानता देना, न कि उन्हें बेहतर स्थिति में रखना नहीं हो सकता। सामान्य कानून है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, नैतिकता से जुड़े देश के सामान्य कानून उन पर भी लागू होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है, या समाज का कल्याण या स्वास्थ्य या नैतिकता से जुड़े कोई कानून है, तो वो उन पे भी लागू होंगे। अधिकार क्या होगा, वे अपना शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी सुनने, शिक्षक कर्मचारी नियुक्त करने और अपनी पसंद के विद्यार्थी लेने का अधिकार है, उचित फीस के साथ में। योग्यता, राज्य शिक्षकों की योग्यता होगी वो राज्य शिक्षकों की योग्यता तय कर सकता है ताकि शिक्षा का स्तर बना रहे। अगर किसी इस संस्थानों के अंदर शिक्षक की योग्यता है, वो कौन निर्धारित करेगा, राज्य करेगा, क्योंकि शिक्षा का स्तर बना रहे इसलिए। अब आया अनुच्छेद 32, जिसमें कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में दा ये मूल अधिकारों के रक्षक है। मूल अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद 32 है। इसके बिना मूल अधिकार क्या है, अर्थविहीन है। महत्व का है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा व हृदय कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय अनुच्छेद 32 को बताया। मूल ढांचा भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया, यानी इसे संविधान संशोधन के द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता। इसमें क्या प्रावधान क्या, अनुच्छेद 32 में प्रावधान दिया कि मूल अधिकारों के हनन पर सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 32 के द्वारा मूल अधिकारों के अंदर कहीं अगर उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक अनुच्छेद 32 के तहत आया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दे रखी है। अब रिट कौन कौन सी जारी, 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है मूल अधिकारों के हनन पर। संसद किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। वर्तमान में तो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत में और 226 के तहत में हाई कोर्ट के पास में रिट जारी करने की शक्ति है। लेकिन संसद अगर चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी ये शक्ति दी जा सकती है, लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही है। रिट क्षेत्राधिकार देखते हैं। रिट का क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय है और हाई कोर्ट, इन दोनों के बीच में रिट का क्षेत्राधिकार देखते हैं। तो संविधान ने अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है, अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट को, दोनों को रिट जारी करने की शक्ति दे रखी है। इसमें 3 मुख्य अंतर क्या क्या, सबसे पहला देखते हैं, दायरा किसका बड़ा है, यानी उद्देश्य के आधार पे किसका दायरा बड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत में हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दे रखी। उसमें कहा कि मूल अधिकारों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य जैसे कि सामान्य कानूनी अधिकार के लिए भी रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो केवल मूल अधिकारों के हनन पर ही कर सकता है, और हाई कोर्ट 226 के तहत में मूल अधिकारों के अलावा, मूल अधिकारों के साथ ही साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी, जैसे सामान्य कानून का भी उल्लंघन हुआ है, उसके लिए भी रिट जारी कौन करेगा, हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। निष्कर्ष में दिया, रिट की शक्ति के मामले में हाई कोर्ट का दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा, कि रिट की शक्ति है उसके मामले में देखा जाए तो हाई कोर्ट का दायरा है वो बड़ा है, क्योंकि हाई कोर्ट ज्यादा रिट जारी करता है, अन्य मामलों में भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा विस्तृत कौन है, हाई कोर्ट का। ये रिट के मामले में क्षेत्रीय विस्तार अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा होगा, क्षेत्रीय विस्तार में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा होगा। उद्देश्य के मामले में बात करें तो हाई कोर्ट का दायरा बड़ा होगा। तो अब क्षेत्रीय विस्तार में देखते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट का क्या होगा, केवल अपने राज्य की सीमा के भीतर में यदि वो वाद का कारण उसके क्षेत्र के उत्पन्न से हुआ है तभी रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट केवल अपने राज्य के सीमा के अंदर ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। तो क्षेत्रीय विस्तार की बात करें, रिट के अधिकारों में क्षेत्रीय विस्तार में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा विस्तृत है हाई कोर्ट से। तीसरी बात है अनिवार्यता। रेमेडी में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 है वो स्वयं क्या एक मूल अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता। वह अधिकारों का रक्षक वो गारंटी देने वाला है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 है वो किसको दे रखा है, अनुच्छेद 32 है सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है रिट जारी करने का। तो ये तो अनुच्छेद 32 तो मूल अधिकार खुद ही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 32 है वो मूल अधिकार है। मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। रक्षक और गारंटी देने वाला कौन है, अनुच्छेद 32 के तहत में सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 है मूल अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 32 तो मूल अधिकार है, अनुच्छेद 226 क्या है, मूल अधिकार नहीं है। ये अधिकार कैसा, विमर्शी है। हाई कोर्ट रिट जारी करने से मना कर सकता है यदि कोई वैकल्पिक उपचार मौजूद है। तो अगर कोई वैकल्पिक उपचार मौजूद है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट 226 के तहत में मना भी कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 226 से वो मूल अधिकार नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 32 से वो मूल अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता। आगे देखते हैं, आगे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्रोत क्या है, रिट व्यवस्था है वो अंग्रेजी कानून ब्रिटेन से ली गई है, जहाँ इसे विशेषाधिकार रिट या न्याय का झरना भी कहा जाता है। संसद की शक्ति क्या है इसमें, मूल अधिकार रिट जारी करने में इसमें संसद की शक्ति, संसद कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय जैसे जिला कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। ये केवल संसद के पास ही शक्ति है, संसद ही ऐसा कर सकती है, विधानमंडल नहीं कर सकती। निलंबन के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत में सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को केवल राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 359 में बताया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो अनुच्छेद 359 के तहत में मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को छोड़ के। और अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 भी बाह्य आक्रमण या बाहरी आक्रमण है या युद्ध की परिस्थिति में ही अनुच्छेद 19 है वो स्वतः निलंबित हो सकता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पे ये भी नहीं होता है, तो ये निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। 5 प्रकार की रिट देखते हैं, इसमें क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रसार। सबसे पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस, शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि प्रस्तुत किया जाए, यानी कि मतलब कि टू हैव द बॉडी ऑफ, कि उस व्यक्ति को सामने लाया जाए। इसका शाब्दिक अर्थ होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का, कि उस खुद को प्रस्तुत किया जाए ऐसा। इसका उद्देश्य क्या होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का, कि किसी व्यक्ति को जबरन या गैर कानूनी हिरासत से मुक्त कराना होता है। इसको क्यों लाया जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी क्यों करेगा, इसका उद्देश्य ये है कि किसी व्यक्ति को अगर जबरदस्ती पकड़ लिया गया या गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है तो उसको क्या करवाना है, उसे मुक्त करवाना है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। ये किसके खिलाफ में जारी की जा सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये किसके खिलाफ में करेंगे, तो सार्वजनिक प्राधिकरण जैसे पुलिस है, सरकार है, और दूसरा निजी व्यक्तियों के खिलाफ, दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। मोटा मोटा कहा है कि तो सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ में ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है। तो ये कब जारी कब नहीं कर सकता, इसके पास लिमिटेशंस में क्या है, तो कि हिरासत कानून के सहमत हो, मतलब कानून के अनुसार कोई हिरासत हुई है तो उसके लिए वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं, हेबियस कॉर्पस जारी नहीं की जा सकती है। न्यायालय या विधानमंडल की अवमानना के लिए भी अगर कोई विरासत में व्यक्ति लिया गया है तो उसके विरोध में भी ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती है। दूसरी है परमादेश, मैंडेमस। शाब्दिक अर्थ क्या होगा, हम आदेश देते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ था कि को प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए, मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं,
यानी वी कमांड। इसका उद्देश्य, ये क्यों जारी की जाएगी, इसका उद्देश्य क्या होगा, तो किसी सार्वजनिक अधिकारी है, कोई सार्वजनिक सरकारी नौकरी का कोई अधिकारी है, सरकार या निगम को उसका कर्तव्य पालन करने का आदेश देना होता है कि उसको अपना काम है उसका पालन किया जाए। उसको जो का आदेश कौन देगा, ये सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है और हाई कोर्ट भी दे सकता है, क्योंकि परमादेश रिट है जारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं, जिसे उसे करने से मना किया गया हो। किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय में गया, उसमें सार्वजनिक अधिकारी ने कोई काम करने से मना कर दिया, अगर उसका कर्तव्य था ये काम करने का लेकिन उसने मना कर दिया, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और उसके द्वारा वो काम करवाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मना किया है, उस अधिकारी को यह आदेश देते हैं कि अपना काम जो कर्तव्य है उसका पालन करे, हम आदेश देते हैं। अभी ये किसके खिलाफ में नहीं है, मतलब तो कि निजी व्यक्तियों या निजी इकाइयों के खिलाफ में ये जारी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ भी ये जारी नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति अगर जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ ये मैंडेमस जारी करवाने, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध में ये मैंडेमस लागू नहीं होती है और जारी नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के भी खिलाफ में जारी नहीं की जा सकती। ये न्यायिक क्षमता में मुख्य न्यायाधीश है, उनके भी खिलाफ में जारी नहीं की जा सकती। तो तीन क्या उनका आंसर, निजी व्यक्तियों के खिलाफ में कि और निजी इकाइयां, प्राइवेट इकाई से यूनिट्स, उनके भी खिलाफ में जारी नहीं की जा सकती मैंडेमस। प्रोहिबिशंस या प्रतिच्छेद, ये इस रिट को देखते हैं तो शाब्दिक अर्थ होगा रोकना, किसी बात को या किसी काम को रोकना है तो किसके कौन सी रिट जारी करेगी, प्रतिच्छेद। इसका उद्देश्य क्या है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय यानी अधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना होता है। कोई मान लो जिला कोर्ट है, वो जिला कोर्ट है, वो अपने अधिकार से बाहर जाता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है। उस रोकने के लिए उसको क्या करता है, प्रोहिबिशन रिट जारी करता है। दूसरा, इसकी प्रकृति होती है ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय, जैसे कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय के खिलाफ ही जारी की जा सकती है, प्रशासनिक या विधायी निकायों के खिलाफ में जारी नहीं की जा सकती है। आगे दूसरा, परमादेश है वो सक्रिय है, परमादेश ने मैंडेमस वो सक्रिय रहने का आदेश देता है। प्रतिच्छेद है वो जो कि निष्क्रिय रहने का अधिकार देता है, यानी उसको रोकने का काम करता है। तो ये दोनों के विरोध मतलब बात करी थी कंपैरिजन में। उत्प्रेषण देखते हैं, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होगा प्रमाणित होना या सूचना देना। उद्देश्य क्या होगा, अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को रद्द करना या लंबित मामले को ऊपर मांगना, कि अगर कोई मामला लंबित है उस कोर्ट से ऊपर वाले कोर्ट में उस मामले को मांगना। अधीनस्थ न्यायालय से फैसले को रद्द करने की बात कर सकता है और उस मामले को ऊपर भी मंगवाया जा सकता है ऊपरी कोर्ट में। तो इसका मतलब हुआ उत्प्रेषण है प्रमाणित होना, ये शाब्दिक अर्थ होगा या सूचना देने की भी बात की गई। आधार क्या होगा कि अधिकार क्षेत्र की कमी या कानून की गलती है, या आधार होगा मतलब कि कोई कोर्ट ने कानून की गलती बता दी या अधिकार क्षेत्र की कमी बता दी, तो उसको क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करके इस आधार पर भी अपने पास में मामले को मंगवा सकती है। निवारक या सहायता देखते हैं, ये गलती होने से रोकता भी है और गलती को सुधारता भी है, जबकि प्रतिच्छेद रिट है वो केवल रोकता है। ये तो गलती को रोकता भी है और गलती को सुधारता भी है, लेकिन ये प्रतिच्छेद रिट है ये भी रोकने का काम करती है। ये सिर्फ रोकने का काम करती है, लेकिन ये काम गलती होने से रोकती भी है और गलती को सुधारती भी है, उत्प्रेषण रिट। आगे आया विस्तार देखते हैं 1951 में। 1951 में इस रिट का विस्तार किया गया, कैसे कि ये पहले केवल न्यायिक निकायों के लिए उपलब्ध थी, जैसे कि ये न्यायिक और गैर न्यायिक दोनों के लिए है, तो ये केवल किसके लिए थी, न्यायिक निकायों के लिए। लेकिन 1951 के बाद में प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है यदि वे अधिकारों को प्रभावित करे। यदि वो अधिकारों को प्रभावित करे तो प्रशासनिक प्राधिकारों के भी खिलाफ में जारी की जा सकती है। पहले केवल किसके लिए थी, न्यायिक निकायों के लिए। 1951 के बाद में प्रशासनिक निकायों पे भी लागू की गए। अब पांचवी रिट है अधिकार परीक्षा। इसमें इसका शाब्दिक अर्थ है किसी प्राधिकार या वारंट के द्वारा। उद्देश्य क्या होगा, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर या अवैध दावे की बात करना, अवैध दावे की जांच करने के लिए इसका ये उद्देश्य होगा।
शर्तें क्या रखी कि पद होगा वो सार्वजनिक होगा या संवैधानिक या विधिक होना चाहिए। निजी पद के लिए ये जारी नहीं की जा सकती। पद कैसा होना चाहिए? सार्वजनिक हो सकता है, संवैधानिक है, विधिक है, तभी ये रिट जारी की जा सकती है। किसी निजी पद पे ये बात नहीं करेगा। अधिकार पर रिट जारी नहीं की जा सकती अगर बात है निजी पद की, तो सार्वजनिक या संवैधानिक पद के लिए ही जारी की जा सकती है। इसकी विशेषता है कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति मांग सकता है, जरूरी नहीं कि वो पीड़ित ही हो। पीड़ित नहीं है तब भी वो ये रिट जारी करवा सकता है। शर्त होनी चाहिए सार्वजनिक या संवैधानिक या विधिक पद पर कोई अवैध दावे की बात करता है तो उसके खिलाफ में ये रिट जारी होगी। वो कोई भी व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति करवा सकता है। बाकी 4 रिट हमने ऊपर जो पढ़ी वो केवल पीड़ित व्यक्ति ही कोर्ट में जा सकता है, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति रिट जारी करवा सकता है। देखते हैं अनुच्छेद 33 में कहा है कि सशस्त्र बल और मूल अधिकार। व्यक्ति मतलब शक्ति क्या दे रखी है इसमें? संसद को ये शक्ति है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है या उन्हें समाप्त भी कर सकती है। ये अनुच्छेद 33 में बात करिए किसको शक्ति दे रखी है? संसद को। संसद को शक्ति दे रखी कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों का प्रतिबंधित लगा सकती है और या फिर उनको समाप्त भी कर सकती है। ये संसद के पास शक्ति है। उद्देश्य क्यों? ऐसा उद्देश्य क्यों? ये इसका उद्देश्य क्या होगा कि उनके बीच में अनुशासन बनाए रखना और कर्तव्यों को समुचित पालन करवाना ही इसका उद्देश्य होगा। कि अनुशासन बना रहे, इसलिए इसके मूल अधिकारों को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित या समाप्त भी कर सकती है संसद। विशेषता क्या होगी कि ये कानून बनाने का अधिकार केवल किसको दे रखी है? संसद को। राज्य विधानमंडल को ये अधिकार नहीं है। ऐसे कानून कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। ऐसे कोई संसद कानून बनाती है, मूल अधिकारों को रोकती है, तो इसमें कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। सशस्त्र बलों के सदस्यों में केवल सैनिक ही नहीं आते, बल्कि नाई, बढ़ई आदि उनके सारे कर्मचारी आते हैं सशस्त्र बलों के। मार्शल लॉ अनुच्छेद 34 में कहा है मार्शल लॉ, जो कि प्रावधान क्या होगा? भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ, सैन्य शासन लागू हो तो संसद मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह भी कौन लगा सकता है? संसद। संसद को ये शक्ति दे रखी कि भारत के अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा है तो उस क्षेत्र के नागरिकों के मूल अधिकारों पर क्या लगा सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। संसद की क्या शक्ति होगी कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसे क्षतिपूर्ति दे सकती है। मार्शल लॉ के दौरान दी गई किसी भी सजा या आदेश को वैध ठहरा सकती है। किसका काम होगा? संसद का। संसद के पास शक्ति है कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के लिए क्षतिपूर्ति दे सकती है। मार्शल लॉ के दौरान दी गई किसी भी सजा या आदेश को वैध ठहरा सकती है। महत्वपूर्ण तथ्य, मार्शल लॉ संविधान में परिभाषित नहीं कर रखा। अगर बताया जाए क्वेश्चन के कि मार्शल लॉ संविधान के अनुच्छेद 34 में परिभाषित किया है तो नहीं है, उसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि मार्शल लॉ संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया, ये अंग्रेजी कानून से लिया गया। इसका अर्थ क्या है कि सामान्य प्रशासन का सेना द्वारा संचालन, जैसे नागरिक प्रशासन विफल हो जाए तो इसके तहत में सैन्य अधिकारियों को नागरिकों के मृत्युदंड तक देने के अधिकार मिल जाते मतलब जैसे कि इसके तहत में सैन्य अधिकारों को नागरिकों को मृत्युदंड देने का भी अधिकार देता है। सूट एंड रिट जारी करने। रिट में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिट का क्षेत्र अधिकार है, कोर्ट मार्शल तक विस्तारित नहीं है। इसमें कोई रिट भी जारी नहीं कर सकता, मतलब इसमें पहले ही बता दिया कि कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। मूल अधिकारों को प्रभावी बनाना, अनुच्छेद 35 में बात की कि अगर कोई मूल अधिकार है उसमें कानून बनाकर प्रभावी बनाना है तो अनुच्छेद 35 में संसद को शक्ति दे रखी है। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि मूल अधिकारों को लागू करने वाले कानून पूरे देश में एक समान हो, इसलिए किसको शक्ति दे रखी है? संसद को। शक्ति कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास में नहीं है। संसद किन पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 16(3) का बनाया सरकारी नौकरियों में निवास की शर्त रख सकती है, इसके लिए संसद कानून बना सकती है। यानी सरकारी नौकरी में सेवा को निवास की शर्त रख सकती है। ये कौन कानून बना सकती है? तो संसद बना के, वहां की राज्य विधानमंडल नहीं बना सकती। कौन बनाएगी? संसद। निवास की शर्त कौन रख सकता है? संसद रख सकती है, अनुच्छेद 16(3) के अंदर का।
अनुच्छेद 32(3) में कहा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अलावा अन्य कोर्ट को रिट जारी करने की भी शक्ति रह सकती है, ये हमने बताया। अनुच्छेद 33 है वो सशस्त्र बलों के अधिकारों पर क्या लगाती है, प्रतिबंध। और अनुच्छेद 34 में की कोर्ट मार्शल लॉ है उसके दौरान क्षतिपूर्ति की बात कौन करता है, संसद कर सकती है। और दंड की अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 और मानव दुर्व्यवहार अनुच्छेद 23 के लिए सजा का प्रावधान करना भी कौन करेगा, तो संसद करेगा। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 31 में पहले वर्तमान मूल अधिकार था जो कि अब स्थिति इसकी हटा दी गई, क्योंकि वहां से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। इतिहास क्या है इसका, मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी एक मूल अधिकार था अनुच्छेद 19(1)(6) के अंदर और अनुच्छेद 31 संशोधन किया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसके द्वारा मूल अधिकारों से की सूची से हटा दिया गया। अब ये केवल एक विधिक या कानूनी अधिकार है। स्थान कहाँ पे, अभी भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में दे रखा है, 300 ए में। इसका प्रभाव देखते हैं। इसके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता, केवल हाई कोर्ट ही जाया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन पर रिट जारी करता है। हाई कोर्ट अन्य अधिकारों के हनन पर भी रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। ये संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि जब मूल अधिकारी नहीं है तो ये मूल ढांचे का हिस्सा भी नहीं बना। तो ये था हमारे मूल अधिकार जो कि आज कंप्लीट हुआ, फंडामेंटल्स राइट। कल हम पढ़ेंगे आगे डीपीएसपी।